कोई रहस्य था। रहस्य और रोमांच से भरा एक लघु उपन्यास। जांच अधिकारी। लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा और असमंजस साफ झलक रहे थे। लोग 34 गली में एक घर को घेर कर खड़े थे, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि क्या कारण था जिसके कारण वो लोग वहां खड़े थे। देखने वाले को शायद ऐसा ही लगता कि जैसे किसी प्रकार का कोई समारोह होने वाला था। भीड़ में आकर जुड़ने वाले नए लोगों को शायद लग रहा था कि कुछ बड़ा हो रहा था या बड़ा होने वाला था उस घर में या उस घर के बाहर। बस इसी जिज्ञासा से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ देर में लोगों को मालूम हो गया था कि उस घर में किसी की मौत हो गई थी। लेकिन उस मौत में कुछ तो ऐसा था जिसके कारण पुलिस वाले और अन्य बहुत से लोग वहां पहुंच चुके थे, पर वास्तविकता शायद किसी को भी मालूम नहीं थी। शाम होते होते पुलिस अधिकारी भी आ गए और उन्होंने लाश को बाहर निकाला। वो शरीर 3 दिन तक उस घर के अंदर ही पड़ा था, बिना हवा या प्रकाश पाए। लाश के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसका अर्थ शायद यही था कि उसने इस गंदे इंसानी जीवन को भोग लिया था और उसका तिरस्कार कर दिया था। उस मासूम से दिख रहे चेहरे की मुस्कान में अंतिम भाव थे जो ये कहना चाहते थे कि बहुत देख लिया ये जीवन। चेहरा शांत था लेकिन उज्जवल था और आभा से भरा हुआ था। जिन लोगों ने उस लाश को घर से बाहर निकालते हुए देखा, उनमें से कुछ लोग ये सोचकर चकित और हैरान थे कि वो आदमी वास्तव में मरा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी गहरी अटूट नींद में दिख रहा था, और शायद उसके चेहरे के ऊपर दिख रही मुस्कान के पीछे कोई सपना होगा जो वो देख रहा था। शरीर को हटा दिया गया और कमरा, जो भ्रष्टता, क्रोध और इच्छा की घिनौनी गंध से भर गया था, कुछ लंबे समय से पड़ी और भूली हुई किताबों के फटे और घिसे पिटे पन्नों से भरा हुआ था। कई दिनों में पहली बार सचमुच खाली हो गया। बाहर दिख रहे भ्रम में एक साधारण मौत एक रहस्य बन गई थी, और इसलिए शहर की पुलिस को मामले को देखने के लिए नियुक्त किया गया था। फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए कागजों के बीच एक पुलिसकर्मी ने एक कागज को उठा लिया था जिस पर उसका पांव पड़ गया था। वो कागज को हाथ में लेकर देखने लगा। कागज में असंख्य सकेंद्रित व्रतों का चित्र था। पुलिसकर्मी के लिए व्रतों को गिनना मुश्किल हो गया था, जिसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी जिनमें लिखा था, मैं एक दुष्चक्र में नहीं बल्कि सकेंद्रित व्रतों में फंसा हूं। चीजें खुद को दोहराती हैं, लेकिन इस अंतर के साथ कि मैं केंद्र से दूर जा रहा हूं, यह मुझे संदेह है। मैं इसकी ओर बढ़ता रहता हूं। दोनों जो किसी भी मामले में अंतहीन लगते हैं। शायद कोई केंद्र नहीं है। मैं मूल में जाने के लिए तरस रहा हूं। उस कागज को पढ़ने के बाद उस पुलिस वाले को लगा जैसे उसको लिखने वाले ने तुरंत ही अंत कर दिया था, और यह बात उन लिखी हुई बातों की विरोधाभासी थी। उसने अपने साथी अधिकारी से टिप्पणी की जो मेज पर रखी किताब के कुछ अंश पढ़ने में व्यस्त थे। मैंने सोचा था कि जीवन एक सीधी दौड़ है। जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं रुकता। चक्र, परिवर्तन, केंद्र बिंदु, वे सभी आते हैं, लेकिन आप दौड़ते रहते हैं और उनके पास से गुजरते रहते हैं। ये जीवन बहुत अच्छे निरंतर चलने वाली एक दौड़ी तो है। मैंने खुद एक कवि की तरह बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कमरे की आभा ऐसी धारणाएं पैदा करती है कि आपके पास जीवन के बारे में कोई धारणा नहीं है। वार्तालाप। दूसरे अधिकारी ने पढ़ने में लिप्त होने के कारण कागज पढ़ चुके अधिकारी ने जो कहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय अंतिम पंक्ति के, जिसने उसे अजीब तरह से हिला दिया, और इसलिए उत्तर दिया, मेरे पास इस जीवन के लिए कोई धारणा नहीं है। जैसा जैसा जीवन आता रहता है मैं उसको जीता रहता हूँ। इसके चारों ओर एक रास्ता खोजने के लिए बहुत अधिक सोचने से आप केवल भ्रमित होते हैं और परिणाम स्वरूप दुखी होते हैं। मैं समझता हूं कि आप पूरी तरह से असहमत हो सकते हैं,
लेकिन मैं अब तक बिना ज्यादा सोचे समझे ये यात्रा कर चुका हूं। ये अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। शब्दों को बोलने के बाद उसने अपने साथी अधिकारी को सुनाने के बाद उस अधिकारी ने आगे पढ़ने के लिए खुद को फिर से तैयार किया। लेकिन तभी दूसरे अधिकारी ने कहा, बेचारा ये कवि था। कमरे में मिली चीजों, कागजों पर लिखी पंक्तियों से ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं था कि मरने वाला बेचारा एक कवि था। कवि हमेशा गरीब होते हैं। ये ऐसा है मानो एक अभिशाप उनको मिला हुआ है जो वे जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। उन्हें वैसे भी पैसों की थोड़ी ही परवाह होती है, सिर्फ शब्दों के साथ ही उन्हें खुशी मिलती है। वे तभी अमीर हो सकते हैं जब लोग उन्हें समझें, लेकिन सच में वे कवि को ही दुखी मानते हैं और उन्हें कवियों की इस तरह इधर उधर मरने की परवाह नहीं है। मेरा भाई वह भी एक कवि थे, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि लोगों ने कविता के लिए अपनी समझ खो दी है और इसलिए उन्होंने एक कवि होने का काम त्याग किया और सामान इधर से उधर भेजने वाली कंपनी में फ्लोर मैनेजर, जो मशीनों के काम को देखता है, के रूप में काम करने के लिए स्वीकृति भर दी। महज 12,000 रुपये प्रति माह वेतन था, लेकिन फिर भी वो तनख्वाह एक कवि के रूप में वो जितना कमाते थे उससे कहीं अधिक थी। कवि बुद्धिमान था, दुख से बच गया। इससे पहले कि गरीबी और उसके जीवन के दुख उसका अंत कर देते, दूसरे अधिकारी ने आह के साथ कहा, निष्कर्ष निकाला और एक गंभीर अभिव्यक्ति दी और अचानक से ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को किसी याद में खो दिया था। पहले अधिकारी ने जो कुछ भी कमरे के फर्श या इधर उधर बिखरे हुए सामान में से उठाया था उसे खारिज करते हुए चारों ओर की चीजों को देखने लगा। एक चीज जो उनकी नजर से बच गई थी वह एक छोटी पारदर्शी क्रिस्टल बॉल, कांच की एक गेंद जिसका प्रयोग भविष्यवक्ता लोगों का भविष्य देखने के लिए करते हैं, थी, जिसे खिड़की के पास एक छोटी सी मेज पर रखा गया था। वह स्पष्ट रूप से गेंद के उद्देश्य को नहीं समझ सका और वह सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में एक क्रिस्टल बॉल थी जिसका प्रयोग ज्योतिषी या भविष्यवक्ता करते हैं। उस पुलिस अधिकारी ने उस क्रिस्टल बॉल को देखते हुए सोचा कि कवि ने उस कांच की गेंद को प्रेरणा के स्रोत के रूप में या कुछ कलात्मक उद्देश्यों के लिए ही रखा होगा। निश्चित रूप से वह कवि तो भविष्यवक्ता नहीं हो सकता था। उन्होंने इसे प्रकाश के सामने रखा, फिर अंधेरे में रखा, फिर अपनी उंगलियों को एक अजीब तरीके से घुमाकर गेंद पर एक हल्का उल्लंघन पैटर्न बनाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि क्रिस्टल में कुछ देखा जा सकता था, लेकिन उसके दुर्भाग्य से उसको इस क्रिस्टल बॉल में कुछ भी नहीं दिखा और फिर अचानक वो गेंद उसके हाथ से गिर गई और उसमें एक दरार पड़ गई। उस कांच की गेंद के नीचे गिरकर चटकने की आवाज ने दूसरे अधिकारी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वो अपनी जगह से उधर आया और बोला, यहां जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है। कवि अपने स्वयं के दुखों से मर गया, जैसा कि वो सभी करते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा अनुभव मुझे इस तरह की राय रखने के लिए प्रेरित करता है, हालांकि वह अविवेकी लग सकता है। पहला अधिकारी, जो अभी भी कमरे के सामान के साथ खुद का मनोरंजन करता था, इतनी जल्दी वहां से वापस थाने चलने के लिए आदेश से कुछ हद तक चकित था। लेकिन क्या हमें अधिक विवरण के लिए कमरे का निरीक्षण नहीं करना चाहिए? आखिर मामले को लेकर हम अपने इंस्पेक्टर साहब से क्या कहेंगे? यहां हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसकी किताबें, अलमारियां, धूल और यादें जो यहाँ समाहित हैं, और उनकी सद्भाव में घुसपैठ करके हम केवल अपने स्वयं के भ्रम को छोड़ देंगे। इसके अलावा जब से हमने इस कमरे में प्रवेश किया है, तब से मुझे एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। हालांकि मृत्यु कई लोगों को रहस्यमय लगेगी, लेकिन वास्तव में ये जीने का एक असफल प्रयास मात्र है। ठीक है, आपकी कर्कश भावना आपके विचारों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आपने अभी एक मौजूदा पुलिसकर्मी की तरह बात नहीं की है, लेकिन फिर भी आपने जो बिंदु रखा है
वो काफी मान्य लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि हमें मृत कवि के बारे में और जानना चाहिए। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, दरवाजे पर दस्तक हुई, जो पहले से थोड़ा सा खुला था, और इससे पहले कि कोई अधिकारी जवाब दे पाता, एक लड़की जो अभी भी अपने खिलने के वर्षों में लग रही थी, ने कमरे में अंदर कदम रखा। करीब 20 बरस की रही होगी वो। दोनों अधिकारियों ने उसकी ओर देखा और देखा कि शौर्य के बावजूद उसने कमरे में आने का दिखावा कुछ झिझक के साथ किया था। सभी उलझनों के बीच वो दरवाजे के पास उसका हैंडल पकड़े हुए कुछ शर्म से खड़ी हो गई। पहले अधिकारी ने पूछा कि वो कौन थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फर्श पर देखती रही। वो उसके पास इस तरह गया कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे दरवाजे से दूर खींचने जा रहा था, लेकिन वो उससे थोड़ी दूरी पर रुक गया और देखा कि उसकी आंखें गीली थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कृपया अंदर आएं और हमें बताएं कि आप क्या बोलना चाहती हैं। दूसरे अधिकारी ने उसे बैठने के लिए जगह देने के लिए अपनी सीट छोड़ दी। वो भारी कदमों के साथ कमरे में आई और कुर्सी पर बैठ गई। दोनों पुलिसकर्मी खड़े रहे क्योंकि बैठने के लिए और कोई कुर्सी नहीं थी। उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि वो कवि को जानती थी। कहते कहते वो आंसू बहाने लगी। अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वो दुखी लड़की को घूरते रहे। कुछ देर बाद वह फिर से संभल गई और बोली, वो एक अच्छा आदमी था, लेकिन एकांत प्रिय बना रहा। मैं उसकी एकमात्र साथी थी। हालांकि हम कभी कभार और गुपचुप तरीके से मिलते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी दोस्ती का लोगों को पता चले, इस डर से कि कहीं मैं भी लोगों के बीच फालतू चर्चाओं और अफवाहों का विषय न बन जाऊं। उसने कुछ प्रतिक्रिया की तलाश में एक विराम लिया, लेकिन दोनों अधिकारी उसे ऐसे देखते रहे जैसे थिएटर से कोई नाटक देख रहे हो। उसने जारी रखा, अभी कुछ दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि हमें और नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया था। वो इतना कहने के बाद एक बार फिर रुक गई और फर्श की तरफ देखने लगी। कोई रहस्य था। उस लड़की के अचानक ही वहां आकर ये खुलासा करने के साथ ही उन दोनों पुलिस अधिकारियों के पहले के अनुमान कमजोर पड़ने लगे और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो कवि की मृत्यु का मामला शायद प्राकृतिक मृत्यु का मामला नहीं था और उसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य था। लेकिन तभी उस लड़की की तरफ देखकर दूसरे पुलिस अधिकारी ने कहा, कभी कभी कवि ऐसे ही होते हैं। कभी कभी कवियों को जीवन कुछ अधिक ही वाहियात दिखने लगता है। आखिर कवि होने के साथ साथ वो इंसान भी होते हैं और समाज में रहते हैं, और किसी लड़की के साथ उनका रिश्ता होना उनके लिए हानिकारक भी हो सकता था। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वो सोचने लगा कि उसने जो कहा वह सच था। पहले अधिकारी ने लड़की से उसके पेशे को प्रमाणित करने वाले स्वर में पूछा, क्या उस कवि की किसी बात ने कभी संकेत दिया कि वो अपने जीवन का अंत कर सकता था, मतलब आत्महत्या कर सकता था? नहीं, लड़की ने तीखा जवाब दिया और वो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ी। मैं अभी एक आखिरी बार उसका कमरा देखने आई थी। उन्होंने कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचा था। ये सब अचानक हुआ। मुझे कोई कारण नहीं सूझ रहा है। वो कवि की उपासित प्रेमिका है। किसी कवि के मन को कोई नहीं समझ सकता, प्रेमी भी नहीं समझ सकते। लड़की के जाने के बाद पहले अधिकारी ने कहा। दूसरे अधिकारी ने अपनी सीट फिर से हासिल कर ली और एक बार फिर किताब में लिप्त हो गया, जैसे कि किसी बड़ी दिलचस्पी ने उसे पकड़ लिया हो और उस पर कब्जा कर लिया हो। अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने किताब से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद को भूल गया हूँ और दूसरों ने भी मुझको भुला दिया है। हम उन लोगों का एक समूह है जो खुद को खोजने की परवाह नहीं करते, लेकिन दूसरों में अपना हिस्सा तलाशते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो वास्तव में हमारा नहीं है। पहले अधिकारी ने सोचा कि उसका साथी खुद से बात करने लगा है, लेकिन उसे देखकर उसे एहसास हुआ कि वो तो किताब में लिखी हुई बातों का सिर्फ एक अंश था जो वो पढ़कर सुना रहा था। उस कमरे में एक पुरानी कुर्सी और एक मेज के अलावा कुछ भी मूल्यवान नहीं था, और उनकी जर्जर झलक
कवि की गरीबी की पुष्टि करती थी। उन दोनों पुलिस अधिकारियों ने उस कवि के कमरे में आए हुए करीब 1 घंटा हो गया था। बाहर गली में अभी भी हलचल थी, क्योंकि उन्होंने कुछ समय से किसी की मृत्यु को नहीं देखा था, या यूं कहें कि बिना उद्देश्य के मृत्यु को नहीं देखा था। और लड़की के आने से उनमें उत्सुकता पैदा हो गई थी और ये विश्वास हो गया कि सामान्य से दिखने वाली मौत में कुछ मोड़ या रहस्य हो सकते थे। वे सभी अपने काम को त्यागने और उस तमाशे को देखने के लिए तैयार थे, शायद सिर्फ अपने जीवन की एक रास्ता को तोड़ने के लिए, शायद उस मौत में से कुछ आनंद पाने के लिए। कोई भी ठोस सबूत न मिलने के कारण अब छोटी छोटी चीजों की जांच करनी जरूरी थी। उन्हें डॉक्टरों से खबर मिली कि कवि ने 3 रात पहले 9:30 के करीब कहीं जहर खा लिया था। ये शुरू से ही स्पष्ट था, लेकिन कमरे में जहर ही नहीं मिला था और न ही कोई खाली शीशी या पुड़िया ही मिली थी। उसने ऐसा क्यों किया? ये तर्क से ज्यादा नैतिकता का सवाल था। लड़की की अचानक और छोटी उपस्थिति ने कमरे के माहौल में शायद ही कोई बदलाव किया हो। घटना को लेकर दोनों अधिकारी बेफिक्र नजर आ रहे थे। पहले अधिकारी को अभी भी मामले में दिलचस्पी थी। उसने सोचा जैसे कि बाहर खड़ी भीड़ सोच रही थी। ये मामला उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। हालांकि उन्हें कवियों की मृत्यु के बारे में काफी जानकारी थी, लेकिन चूंकि ये उनकी मृत्यु का पहला मामला था, इसलिए उन्हें लगातार उम्मीद थी कि वो बहुत महत्व का मामला होगा। और अब यह मामला शायद उन छोटी छोटी चीजों से ही सुलझने वाला था जिनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था या उनकी नजर में नहीं आई थी। दूसरे अधिकारी के लिए मामला सादा था और वो उस केस को बंद करना चाहता था, ये मानकर के वो सिर्फ एक आत्महत्या का मामला था जिसकी और जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं थी। वो केवल उस किताब या कुछ पांडुलिपियों को पढ़कर अपना समय व्यतीत कर रहा था जो मेज पर पड़ी थी। वो अपने साथी अधिकारी के उत्साह को समझ रहा था, लेकिन खुद को उदासीन रख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आत्महत्या के लिए रिपोर्ट तैयार करने के अलावा और कुछ नहीं करना था। और पहले भी उसने ऐसे ही कई केस देखे थे और अंतिम रिपोर्ट लिखकर ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा दी थी। निश्चय इस मामले में उस अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने वाली थी। ऐसे मामले उसके लिए केवल एक बोझ थे। वो अक्सर सोचता था कि उस छोटे से शहर में लोग अपनी उम्र से पहले इतनी बार कैसे मर जाते थे। उन्हें इतनी जल्दी हार मानने के लिए किसने उकसाया होता था। मनुष्य किस अवस्था में आत्म पराजित हो जाता है? क्या जीने की खुशी हर दर्द को दूर नहीं करती? इससे उन्हें अक्सर इस बात का एहसास होता था कि वो खुद दुखी और उदास थे, लेकिन क्यों? वो एक बार फिर से अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी पहले अधिकारी ने कहा, अगर इस मामले में देखने के लिए कुछ नहीं बचा है तो क्या हमें बस जाकर अपनी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए? कई जिज्ञासु चेहरे बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किसी आदमी को मरते नहीं देखा है। वे जिज्ञासु चेहरे केवल एक नाटक के सामने आने का और नाटक के अंत का अनुमान लगा रहे हैं। वे नहीं हैं जो चिंतित हैं। वैसे भी आप सही कह रहे हैं, हमें अभी एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें कवि के बारे में और जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मकान मालकिन अभी भी नीचे है। मकान मालकिन। पहला अधिकारी थोड़ा निराश था कि वे इतनी जल्दी बिना किसी जांच के एक रिपोर्ट तैयार करने जा रहे थे, लेकिन मकान मालकिन से बात करने के विचार ने उसकी निराशा को कम कर दिया। वो दरवाजे से बाहर गया, लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा और मकान मालकिन को बुलाया। वो सीढ़ियों से पूरी तरह नीचे नहीं गया, बल्कि फर्श से कुछ कदम ऊपर खड़ा था। भूतल पर खिड़की के शीशे के माध्यम से वो शाम को बाहर रोशनी में भीड़ को देख सकता था जो संख्या में बढ़ रही थी। क्या यह भ्रम की वजह से था या किसी चिंता का विषय था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन भीड़ के बीच बातें और चर्चाओं का शोर चल रहा था। भीड़ में से किसी ने
भी अधिकारी को खिड़की से देखा होगा, क्योंकि अचानक भीड़ चिल्लाने या जयकार करने के लिए फूट पड़ी। मकान मालकिन, जो इतनी बुरी नहीं लग रही थी, सीढ़ियों की ओर जाने वाले दालान में दिखाई दी। वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो अकेली रहती थी, और उसने अपना एक खाली कमरा कवि को किराए पर दिया हुआ था। उसने खुद को शॉल में लपेटा हुआ था। उसके चेहरे पर न तो दुख का कोई भाव था और न ही सदमा, और अधिकारी को देखते हुए भी उसके हाव भाव वही रहे। जब बाहर भीड़ ने देखा उसी खिड़की से सीढ़ियां चढ़ती हुई महिला को, तो उन्होंने उनके शोर की आवाज को तेज कर दिया, जिससे उनकी उस कवि की मौत के मामले में उनकी रुचि की पुष्टि हो गई। महिला के साथ अधिकारी कमरे में दाखिल हुए। दूसरे अधिकारी ने किताब और कुर्सी को त्याग दिया था और अब बाहर भीड़ को देख रहा था, जिसे अचानक एक नया जीवन मिल गया था। दूसरे दरवाजे पर दो प्रवेशकों को देखा, और इससे पहले कि पहला अधिकारी कुछ कह पाता, उसने महिला को संबोधित किया, गुड इवनिंग मैडम। यह एक ऐसा दुर्भाग्य है कि हम एक त्रासदी होने पर परिचित हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। कृपया आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। मकान मालकिन ने अपनी सीट ली और पहला अधिकारी आया और इसके पीछे खड़ा हो गया, जिससे वो कमरा थाने के किसी पूछताछ कक्ष की तरह लगने लगा। दूसरा अधिकारी खिड़की से दूर आ गया था और अब सीधे महिला का सामना कर रहा था। उन्होंने पूछा, आप कवि के बारे में क्या जानती हैं? मेरा मतलब है कि आप उसके बारे में जो भी इतिहास जानती है वो मुझे बता दें। कवि, वो एक अच्छा आदमी था, सनकी लेकिन सौम्य। वो बहुत कम ही मुझसे मिलने नीचे आता था। केवल एक नियमित मुलाकात हर महीने की शुरुआत में होती थी, जब उसे किराया देना पड़ता था। उसे उसके पेशे से आंकना मेरे लिए अन्याय होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में शायद ही कुछ जानती हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अंदाजा लगाया था, उससे बातचीत के दौरान वो ऐसा व्यक्ति था जो सपनों और वास्तविकता के बीच झूलता था। वो हमारी संक्षिप्त मुलाकातों में अपनी कुछ कविताओं को मुझे पढ़कर सुनाता था, और वो कविताएं सुनाते समय बहुत ही गंभीर होता था। वो सब कुछ लगभग एक सपने के जैसा होता था। अफसर साहब, उस तरह का एक किराएदार होना मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी, जो ना तो कभी हल्ला करता था, ना ही लोगों को घर में आमंत्रित करता था, और जो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो नम्र या कमजोर नहीं था, पर मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उसने दुनिया को वैसे ही ठुकरा दिया जैसे दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। ये दुख की बात है कि बिना कोई संकेत दिए इस तरह दुनिया से जाने को ही ठीक समझा। मैं कह सकती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान था। मैडम, जो बात मुझे हैरान कर रही है वो है, मुझे इस कमरे में कोई कविता नहीं दिख रही है। केवल पुरानी किताबें और कागजात हैं, जिनमें से कोई भी कविता तो नहीं है। क्या कवि महोदय ने अपनी कविताएं यहीं इसी कमरे में नहीं लिखी थी? हाँ, और जहां तक मैं जानती हूँ उसने यही सब कुछ लिखा था। कभी कभी वह कई दिनों तक बाहर नहीं आता था, इसलिए इस बार भी ये सामान्य सा ही लगा था जब वो 3 दिन तक बाहर नहीं आया था, लेकिन मुझे और ध्यान देना चाहिए था। हाँ, एक बात याद आई है मुझे। पिछले हफ्ते उसने किताबों का एक बड़ा बैग उठाया हुआ था और वो उस बैग को इस कमरे से बाहर ले गया था। मैंने सोचा कि वो बिल्कुल सामान्य था। जब उसको पैसों की जरूरत होती थी, वो अक्सर किताबें बेचने चला जाता था। उसकी अपनी लिखी हुई कविताएं नहीं, बल्कि वो किताबें जो उसने पढ़ ली होती थी, प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की किताबें। उसे इतनी सारी किताबें ले जाते हुए देखकर मुझे लगा कि वो बहुत मुश्किल में था, और मैंने पैसों से उसकी मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने अजीब सा ही जवाब दिया था। उसने मुझे बताया कि वह अधिक जगह और रोशनी के लिए अपना कमरा खाली कर रहा था। तब उसके इरादे जानना मुश्किल था, क्योंकि उसके अनुसार कमरे में जगह बनाने के लिए
वो किताबें बाहर ले जा रहा था तो वो अपनी किताबें तक फेंक देता था या कबाड़ी को बेच देता था। अजीब कवि था वो, सच में अजीब किरदार था। पहले अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, किताबें बाहर ले जाना तो बहुत ही स्वाभाविक था, पर साथ ही साथ अजीब भी था। जब महिला ने अपना बयान पूरा किया तो दूसरे अधिकारी ने अपना मुंह फेर लिया और एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। अब वो और कुछ भी नहीं पूछना चाहता था। उसे ऐसा लगा जैसे कहानी को अलग अलग पात्रों के द्वारा अलग अलग शब्दों में दोहराया जा रहा था। मकान मालकिन के बयान में कुछ खास नहीं था, न ही लड़की के बयान में जो पहले आया था। उनके द्वारा सुने गए बयानों में केस पर रोशनी डालने के लिए कुछ भी नहीं था। दोहराव ने उसको पहले ही परेशान कर दिया था, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया था। अब वह उस जगह से निकलने के लिए बेताब महसूस कर रहा था। वो पुलिस स्टेशन पर ही रिपोर्ट तैयार करता था और इस बार भी वो अपने अनुभव और कल्पना के आधार पर एक रिपोर्ट लिख सकता था और अधिकारियों को दे सकता था। कमरे की रुग्ण हवा उस अधिकारी से सहन नहीं हो रही थी। वो जल्दी से एक बार फिर मुड़ा और महिला से कहा, धन्यवाद मैडम, अब आप जा सकती हैं। महिला थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उस अधिकारी के चेहरे पर अशांति देखकर जल्दी में चली गई। पहले अधिकारी ने अपने हाथ से स्पष्ट इशारे करके विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अपने वरिष्ठ से तिरस्कारपूर्ण निगाहों को प्राप्त करने के बाद वह विनम्रता से दूर हो गया। मामले में दिलचस्पी। महिला के जाते ही पहले अधिकारी ने तिरस्कार के साथ कहा, हमें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं देख सकता हूं कि आप अपनी खुद की किसी दुर्दशा से उबर चुके हैं। मुझे भी अब इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने लगातार अपने सीनियर अधिकारी को देखते हुए कुछ पल के लिए जोर जोर से लंबी लंबी सांस ली। दूसरा अधिकारी थोड़ा शांत हुआ और लगभग माफी मांगते हुए बोला, मैं समझता हूं कि तुम निराश हो क्योंकि ये तुम्हारा पहला केस है, लेकिन तुमको इस अनुभव से सीखना चाहिए कि कवियों की मृत्यु अप्रासंगिक है। कोई भी इससे प्रभावित नहीं होता है। यहां तक कि कुछ करीबी लोगों पर भी उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कवि के अतीत की खोज करना तुमको व्याकुल कर देगा। केवल मुट्ठी भर कवियों ने ही इतिहास में अपनी जगह बनाई है। क्या तुम कविता पढ़ते हो? इस तरह के अचानक सवाल ने पहले अधिकारी को चकित कर दिया। उसने एक पल के लिए कुछ याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। इसलिए एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने अपनी पीड़ा को छोड़ दिया। उसने उत्तर दिया, नहीं। दूसरे अधिकारी ने इस टिप्पणी के साथ निष्कर्ष निकाला, कविता ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती। उसका यह कथन इतना विरोधाभासी था कि वह स्वयं इसे समझने में असफल रहा था, लेकिन तर्क इतना जोरदार था कि बेतुकेपन के बावजूद यह सच लग रहा था। अंत में उसने पहले अधिकारी से कहा कि भीड़ को हटाओ और उन्हें बताओ कि मामला खत्म हो गया था और यह सिर्फ एक आत्महत्या थी। उस अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि इससे मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि भीड़ एक अनावश्यक दृश्य बना रही थी। विरोध का कोई और कारण न होने के कारण पहला अधिकारी उदास होकर चला गया। बाहर पूरा हंगामा था। अचानक हुई मौत ने लोगों को अपनी एक रास्ता तोड़ने का मौका दिया था। शहर में यह पहली बार था कि एक मौत ने इतने लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दिया था। उनमें से कुछ ने अपने संदेह के साथ मामला बनाने की कोशिश की, कुछ ने इसे केवल त्रासदी के रूप में पारित किया। जो लोग कवि के बारे में जानते थे वो लोग अन्य लोगों को उसके बारे में बता रहे थे, और इस तरह कवि की मौत सनसनीखेज खबर बन गई थी और हर तरफ उसकी ही चर्चा होने लगी थी। हालांकि कवि के जीवन या कवि की शायरी के बारे में कोई नहीं जानता था और ना ही सुना था।
लेकिन शहर के चारों ओर से सहानुभूति उड़ रही थी, जैसे कि कवि लोगों को एकजुटता देकर चला गया हो। गली के कुछ पुरुषों ने कविता का पाठ करना शुरू कर दिया, जो उन्हें बचपन से याद थी, मृत कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए। दिन भर की सारी उलझन उत्सव में बदल रही थी। गीत गाए गए, कविता पाठ किया गया, कुछ ने नृत्य भी किया। केवल निराशा के कारण ये एक महत्व की कहानी में बदल रही थी, और वो भी अचानक। इस तरह के एक दृश्य ने पहले अधिकारी को दंग कर दिया। दूसरा अफसर अपनी खिड़की से भीड़ को देख रहा था और उसने सिगरेट जलाई। वो कुछ प्रसिद्ध कविताओं को स्पष्ट रूप से सुन सकता था, जिसे उसने छोटी उम्र में पढ़ा था। जब पहला अधिकारी स्थिति बताने के लिए लौटा, तो वह उसके वरिष्ठ को पहले से ही स्पष्ट था कि क्या हुआ था शहर में। जब वे बैठे बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे थे, बाहर के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। पहले तो बिना किसी शोर शराबे के, और पहले अधिकारी द्वारा खबर को जनता के सामने लाने के बाद वे ऐसे निडर हो गए जैसे कि उनके द्वारा कोई बड़ी जीत हासिल कर ली गई हो। ये सब असत्य था। कवि की खिड़की से वह दृश्य दूसरा अधिकारी तब भी देख रहा था। क्या ऐसा दृश्य संभव होता यदि कवि आज जीवित होता? अधिकारी ने सोचा, और फिर अपने साथी अधिकारी से कहा, इस भीड़ को देखो, कोई नहीं जानता था कि कवि कौन है, लेकिन अब वे पागलों की तरह उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं। ये दृश्य पहली बार देख रहा हूं। इससे कोई क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? बोलने के बाद अधिकारी ने खुद को याद की गई कविताओं में से एक का पाठ करना शुरू कर दिया। पहले अधिकारी ने भी कुछ गाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया और दोबारा कोशिश नहीं की। उनके जाते ही मरे हुए कवि की सारी शायरी कहीं बिखरी हुई या उस कमरे में छिपी रह गई, जो उस दुनिया से अमूर्त थी, जो बाहर जश्न मना रही थी। लेकिन न तो पुलिस अधिकारियों के सामने और न ही जनता के सामने वो दृश्य आया था, जिसके सामने न आने के कारण उसकी मृत्यु को सिर्फ एक आत्महत्या मान लिया गया था। 3 दिन पहले रात के करीब 7 बजे मकान मालिक को शाम किसी सत्संग में गई हुई थी और अगली सुबह तक आने वाली थी। कवि अपने कमरे में बहुत ही शांति से कविता लिख रहा था। उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और वो जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा था। 7:10 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। कवि ने दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की हाथ में एक पैकेट लिए खड़ी थी। वो वही लड़की थी जो 3 दिन बाद कवि के कमरे में पुलिस के 2 अधिकारियों से बात कर रही थी। कवि, अरे माधुरी, तुम इस समय? माधुरी, आज घर पर कोई नहीं था इसलिए आ गई। मम्मी डैडी 2 दिन बाद आएंगे, किसी की शादी में गांव गए हुए हैं। छोटा भाई भी स्कूल के टूर पर गया हुआ है दोस्तों के साथ। कवि, क्या कोई खास बात थी जो इस समय आई हो? माधुरी, मानव, तुम्हारी कविताओं ने जो प्रेम मेरे अंदर जागृत किया है वो अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। प्लीज या तो मेरे घर आकर मेरे मम्मी डैडी से बात करो या फिर मुझसे अदालत में शादी कर लो। कवि, क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे प्रेम जरूर करता हूँ, पर मैंने कभी तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया है। माधुरी, और पिछले महीने उस रात को तुम्हारे कमरे में हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ था वो? कवि, शारीरिक मिलन प्रेम की चरम सीमा होता है और हम दोनों सहमति से ही उस मिलन में शामिल हुए थे। उस सुंदर यौन क्रीड़ा का मतलब ये हरगिज नहीं था कि हम आगे चलकर अवश्य ही पति पत्नी बनेंगे। माधुरी, तो क्या तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक खेल था, प्रेम की चरम सीमा थी जिसका आनंद लेने के बाद तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ गया था? कवि, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम जानती हो कि मेरी कितनी ही कविताओं में अलंकारिक रूप से मैं तुम्हारा और तुम्हारी सुंदरता के बारे में भी लिखता हूँ। माधुरी, लेकिन तुम नहीं जानते कि अब मेरे गर्भ में
तुम्हारे प्रेम का फल बड़ा हो रहा है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझ पर तो दाग लगी गया है कि अब भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। कवि, अगर तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई आपत्ति नहीं होगी तो मैं शादी भी कर लूंगा, लेकिन मैं उनके हाथ पांव नहीं जोड़ूंगा। और अगर तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हो तो मेरे साथ कोर्ट में शादी कर लो, पर उसके बाद तुम सोच लो कि तुम अपने घर में क्या कहोगी। माधुरी, तुम सबके सामने मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। कवि, तुम मेरी एक कविता हो, मेरी ऐसी रचना जिसमें मैंने अपने रंग भरे हैं। इसमें मैं किसी और को शामिल कैसे कर सकता हूँ। मैं शादी अदालत में करने को भी तैयार हूँ, लोगों को बताने को भी तैयार हूँ, और समाज का आक्रोश सहने को भी तैयार हूँ। पर इतना निश्चित है कि मुझे तुम्हारे घर के लोग और समाज के ठेकेदार मिलकर मार देंगे, या हम दोनों को ही मार देंगे। माधुरी, तो फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कवि, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, और कानून भी इस चीज की इजाजत देता है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से यौन क्रिया कर सकते हैं। माधुरी, ठीक है, अब अगर तुम नहीं मान रहे हो तो कल मेरी मौत की खबर सुन लेना। इस पैकेट में मैं जो खाना लाई हूं उसमें जहर मिला हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि अगर तुम आज नहीं मानोगे तो मैं तुमको बाध्य नहीं करूंगा, और फिर हम दोनों ये जहरीला खाना खा लेंगे और दोनों ही मर जाएंगे। पर अब मैं जान गई हूं कि तुम भी ठीक कह रहे हो और तुमने कोई अपराध नहीं किया है। प्यार या शारीरिक संबंध बनाने का मतलब ये तो नहीं होता है कि शादी ही करनी पड़े, लेकिन मैं तो एक लड़की हूं और मुझे इस समाज का सामना करना है। अब मैं इस खाने को अकेले ही खा लूंगी। वो उस पैकेट को लेकर बाहर जाने ही लगी थी कि कवि ने उसको रोककर उसके हाथ से वो पैकेट ले लिया और उसको घर जाने को कहा। माधुरी, लेकिन इस खाने में जहर है। कवि, मजाक अच्छा है। एक तरफ तो कहती हो कि मुझसे बहुत प्यार करती हो, और दूसरी तरफ हम दोनों के खाने के लिए जहर मिला हुआ खाना लाई हो। अच्छा मजाक है। तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलने आऊंगा, और अलावा ये पैकेट मुझे दे दो, मैं खा लूंगा बाद में जब भूख लगेगी। माधुरी, तुम सच में मेरे घर आओगे कल सुबह? इस खाने में सच में ही जहर मिला है, मैं इसको रास्ते में फेंक दूंगी। वो कुछ संतोष से उस पैकेट को लेकर चली गई। वैसे तो घर की मालकिन और उसकी बेटी को अगली सुबह वापस आना था, पर उस रात को वो 9 बजे ही वापस आ गई थी। मकान मालकिन अपने साथ सत्संग से पूरी, आलू खीर और अन्य चीजें लेकर आई थी। उसके घर में चूहे बहुत हो गए थे, इसलिए वो अपने साथ चूहे मारने की दवाई भी लाई थी। मकान मालकिन, बेटी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम ऐसा करो कि ये खाना रसोई में ले जाओ और इस खीर में चूहे मारने की दवाई मिलाकर रख दो। रात को 12 बजे खीर की कटोरी को आंगन में रख देना ताकि चूहे खीर खाएं और मर जाएं। बेटी, ठीक है माँ, आप जाइए और आराम कर लीजिए। बेटी ने खीर की कटोरी में चूहे मारने की दवा मिला दी और उसको एक तरफ रख दिया। उसने पूरी, आलू और अन्य खाने की चीजें रसोई में मेज पर रख दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मकान मालकिन ने दरवाजा खोला। सामने कवि खड़ा था। कवि, आप तो सुबह आने को कह गई थी, पर आवाज सुनकर मैं देखने आ गया कि नीचे से आवाजें कैसे आ रही थी। मकान मालकिन, हाँ, उस सत्संग में भीड़ बहुत थी और गुरुजी भी नहीं थे, इसलिए हमने प्रसाद लिया और आज ही वापिस आ गए। कवि, जी ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। मकान मालकिन, अरे बेटा अंदर तो आओ, प्रसाद खाकर जाओ। कवि, जी ठीक है। मकान मालकिन की बेटी अपने कमरे में चली गई थी और हेडफोन लगाकर गीत सुन रही थी, इसलिए उसको बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई नहीं दी। मकान मालकिन कवि को रसोई में ले गई और उसको पूड़ियां, आलू और अन्य चीजें दी। बुढ़िया ने देखा कि खीर की कटोरी भी वहीं एक कोने में पड़ी थी। उसने सोचा कि उसकी बेटी ने शायद उस समय तक खाने में जहर नहीं मिलाया था, क्योंकि उसने बेटी को कहा था कि रात के 12 बजे वो खीर में जहर मिलाकर बाहर रख दे। उसने आधी कटोरी खीर कवि को खिला दी।
कवि प्रसाद से पेट भरकर कमरे में आकर सो गया था, लेकिन फिर उसके बाद कभी नहीं उठा था। कवि की मौत आत्महत्या घोषित हो गई थी, लेकिन जहर देने वाली मकान मालकिन को भी शायद ये नहीं मालूम था कि उसने कवि को खीर में जहर दे दिया था। रात 12 बजे जब बेटी ने खीर की कटोरी खाली देखी तो उसने मां से पूछा था क्या उसने खीर चूहों को डाल दी थी। मां के तो होश उड़ गए थे, पर उसने बेटी को झूठ कह दिया था कि उसने खीर घर के पीछे के बगीचे में डाल दी थी, क्योंकि चूहे अक्सर बगीचे में दिखते थे रात के समय। लेकिन मकान मालकिन जानती थी कि उसको अब जीवन भर अपराध बोध और ग्लानि के साथ जीना था, इसलिए वो उस कवि के कमरे में अगली सुबह नहीं गई। जब बेटी ने कवि के कमरे से बदबू आने की बात कही थी तीसरे दिन, तो भी उसने पहले लोगों को बुलवाया था और फिर दरवाजे को उनसे तुड़वाकर अंदर देखा था। सिर्फ मकान मालकिन ही जानती थी कि कवि की मौत कैसे हुई थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।